सो हेलो एवरीवन। तो बेसिकली देखो, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अचीवर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के सॉल्यूशन के ऊपर होगा, जो हम लोग ने बनाया था, जो मैंने फ्रेम किया था। लगभग 10 से प्लस घंटा लगा ये सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में। आखिर इसका अचीवर टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का नाम इसलिए दे दिया गया, कहीं ना कहीं जितने भी टेस्ट होंगे अचीवर के, मे बी अब सारे सब्जेक्ट वाइज के बाद टेस्ट जो होने वाले हैं उसमें हर बार क्वेश्चन बनाना होगा। तो जो क्वेश्चन बनेगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वही सीबीएसई में उसी तरीका का क्वेश्चन आता है। सीबीएसई का जो पैटर्न होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा पर कहीं ना कहीं उस सेम कॉन्सेप्ट से पूछता है। ठीक है, तो सीबीएसई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंट क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट हार्ड, दे आर डिफरेंट क्वेश्चन, दे हैव ए मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूजिंग। बट अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम, जैसे सीबीएसई का एग्जाम हो गया, हर बार सेम क्वेश्चन पूछेगा पर पूछने का तरीका को बदलेगा। तो मैंने कभी ये नहीं बोला है कि सीबीएसई में सेम क्वेश्चन उठ के आएंगे, मैंने ये बोला है कि इस तरीका के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अचीवर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीधा सा मतलब होता है, अगर मैंने आपको सिंपली 50 क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दे दिया उस टॉपिक से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए तो काम ईजी कर दिया है ना। और सारे सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो, तो ये तो आपका काम ईजी कर दिए। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप कितना भी अच्छा कर लो पर उसमें से कुछ 2% जो होते हैं वो उसको कुछ करना होता नहीं है, उसको सब चीज़ को लेके क्रिटिसाइज करना होता है। ठीक है, तो बट आई नो डैट कि 98% कहीं ना कहीं चीज़ों के रिस्पेक्ट करते हैं, आपके हार्डवर्क को समझते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इतना हैक्टिक शेड्यूल होते हुए भी मैंने लेक्चर आपके अकॉर्डिंग डाल रहा है। मैंने जो बोला उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। मे बी ये 10:30-11 बजे तक हो जाएगा, आप इसको रात में देख लो या मॉर्निंग में देख लो एक बार, फिर आपका टेस्ट और भी अच्छा चले जाएगा, क्योंकि हम लोग ने क्लास में तो सारा लगभग बात कर लिया है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अचीवर क्वेश्चन का, सबसे पहला क्वेश्चन, और सिलेबस तो आपको पता है कि टिल ब्रेन तक ही आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। अगर हम आपसे पूछते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक सडन एक्शन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, कम समय के लिए होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या कंट्रोल करता है। वहीं पे अगर बात करते हैं वॉकिंग के बारे में, जब आप समझ लो कि अगर आप वॉकिंग कर रहे हो तो क्या आप सोच भी रहते हो ना कि हमको क्या करना है। जैसे अगर मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहता हूँ तो वॉकिंग करते करते कितना सारा बात आपसे करता हूँ, अलग अलग तरह का बात करता हूँ, हैंड मूवमेंट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि जो वॉकिंग होता है वो हमारे हिसाब से होता है, किधर चलना है किधर नहीं चलना है। ये ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के किस पार्ट में? सेरेबेलम। ओके, सेरेबेलम याद रखना, सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज नहीं होना। सेरेब्रम में आर आएगा, इसमें एल आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, आप देख सकते हो कि एक का कमेंट था कि सर आप एलन के मॉड्यूल से पढ़ाते हो। बेसिकली बेवकूफ, एलन के मॉड्यूल एनएसओ लेवल के होते हैं। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं कुछ ऐसे तरीका से बताना चाहता हूँ ताकि आप उस लेवल पे आ जाओ। ठीक है, तो सब तो तुम्हारे जैसा सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं करेगा ना, कोई तो जेईई नीट का भी तैयारी करेगा या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेगा, तो आपको उस लेवल का बनाना चाहता हूँ। इससे क्या होता है बेसिकली कि आप देखो यहाँ पे सीबीएसई का ही क्वेश्चन है कि मैं क्या एलन का एक अलग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ ज्ञान देना होता है। दे डू नॉट नो द आंसर ऑफ एनी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसका मार्क्स भी कम आता है क्योंकि वो उसको क्रिटिसाइज करने में ही मजा आता है हर एक चीज़ों को। ठीक है, तो बेसिकली ये सब को छोड़ो और बेसिकली हम लोग अपने काम पे लगते हैं। ठीक है, तो काफ़ी आप लोग सिंसियर होके सारी चीज़ों को समझ रहे हो और सीख रहे हो। ठीक है, ये सबसे सही बात है। मेरे को हार्डवर्क करने में भी मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन। अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो हमारे जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। पहले आपने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के बारे में लिख दिया कि वो रिफ्लेक्सेस जो स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट कवर करते हैं, जैसे कि हॉट बॉडी को आपने टच किया, जब आपने हॉट बॉडी को टच किया तो दिस कवर अंडर द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। ये जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होता है ये प्रोड्यूस होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। मैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन टेकन आल्सो गोज टू रीच द ब्रेन, जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होता है। आपने हॉट बॉडी को टच किया और तुरंत हाथ हटाया, वो रिस्पॉन्स जो आया, फिर उसके बाद आपको पता चला कि मैंने हॉट बॉडी को टच किया था तभी तो मैंने हाथ हटाया था। ये कहाँ से आपने सोचा? ये इंटरप्रिटेशन आपके ब्रेन में होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि स्पाइनल रिफ्लेक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड बट द मैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन टेक गोज ऑन दिस द ब्रेन, जहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे आप चीजों को इंटरप्रेट करते हो। सम रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व द ब्रेन रादर देन द स्पाइनल कॉर्ड ओनली। मैंने ये क्लास में भी करवाया था कि कुछ ऐसे रिफ्लेक्स आर्क होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का तो इन्वॉल्वमेंट होता है पर वो उसमें क्या ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट सब में होता है पर रिफ्लेक्स आर्क में ही आपका जो पाथवे है उसी में रिफ्लेक्स आर्क, आई एम सेइंग रिफ्लेक्स आर्क, दैट मींस की शॉर्टेस्ट पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन।
उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? ब्रेन का। समझ में आ रहा है? तो ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो आपको क्या समझना है कि जब ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पाइनल, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। तो आपको ये वाला टर्म आपको याद रखना है, जहाँ पे ब्रेन का रोल क्या है सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस में। जैसे कि आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आपकी आई में टॉर्च का लाइट जला रहा है, तो क्या करोगे? मेरे को रिफ्लेक्सेस से प्रॉब्लम है, मैं अपना आंख बंद करूंगा नहीं, आप वहां पे आई चेकअप कराओगे। तो क्लोजिंग ऑफ आईज व्हेन एक्सपोज्ड टू द फ्लैश ऑफ लाइट, सलाइवा का सीक्रेट होना, टेम्परेटिंग फूड, ये सारा एग्जांपल है आपका सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस का। आपने क्या किया? कुछ फूड को देखा, जैसे सबसे फेवरेट फूड आपका मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर गुपचुप का ही बात करते हैं तो गुपचुप को देखते ही पहले आपके मन में क्या आता है? पहले आप इमेजिन करते हो कि उसमें क्या क्या है, या फिर उसके बाद अपने मन में अभी तुरंत आप इमेजिन करो, देखो एक फिगर बनेगा, कुछ भी आप बोलोगे आपके ब्रेन में एक फिगर बनेगा, आपके माइंड में अगर वो वर्ड प्रेजेंट होगा तो ये जो फिगर बनता है वो क्रिएट करता है किस तरीका का आपके ब्रेन में, माइंड में क्या होगा। जैसे आपने खाने का कुछ सोचा तो मुंह पे सलाइवा आएगा, तो ये जो सलाइवा आ रहा है कहीं ना कहीं ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्सेस आर्क है ना, जो हम सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो हमारा ब्रेन में इंटरप्रेट हो रहा है। फिर हमारा क्या है? कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे ब्रेन है, उस तरह का रिफ्लेक्स आर्क को हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ओके, अब आगे देखो। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी से मैंने लिया था, और पीछे वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि रिसेप्टर आपका काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? रिसेप्टर जो हमारे बॉडी में होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं हमारे चेंज इन्वायरमेंट अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई। फोटो रिसेप्टर हो गया, गस्टेटरी रिसेप्टर हो गया, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो गया। ये सारे रिसेप्टर जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को पास करते हैं टू फॉर्म ए नर्व इंपल्सेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो हमने क्या बोला कि ये जो रिसेप्टर होता है, मैंने पहले भी बताया था, ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? नर्व इंपल्सेस के थ्रू फ्लो कराते हैं टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, जहां पे मैसेज इंटरप्रेट होता है और एक एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन हमारे इफेक्टर के पास भेजा जाता है। इफेक्टर का मतलब मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। अगर इंटरनली हो रहा है तो क्या ग्लैंड्स के पास जाएगा और मसल्स के पास जाएगा। ये क्या करते हैं? विच रिवील रिस्पॉन्सेस, और मसल्स क्या करेंगे? रिस्पॉन्सेस करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो उस वक्त क्या होगा? हमारा रिसेप्टर क्या करेगा? सबसे पहले वो ये तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए अननेचुरल स्टेट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड वर्क कर रहा होगा। पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मेरे को कोई टच करके चला गया, कोई टच किया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि टच किया? कहीं ना कहीं स्किन एक रिसेप्टर है, जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं सारे के पास रिसेप्टर होते हैं। वो क्या करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजेंगे, और ये क्या करेगा? मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन भेजेगा। अब आपको जोर से टच किया या फिर छुट्टी काट के चला गया, तो उसके हिसाब से आप अपने इफेक्टर मसल्स के से एक्ट कराओगे। और बहुत सारे एक्शन जो हमारे आपके इंटरनली होते हैं, जो ग्लैंड्स का जो एक्शन होता है, वो कहीं ना कहीं ग्लैंड्स उसके हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। तो व्हेन रिसेप्टर डू नॉट फंक्शन नॉर्मली, बेसिकली इन्वायरमेंट का स्टिमुलाई जो होगा, अगर हॉट है, कोल्ड है, या फिर किसी भी तरीका का प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप क्या कहीं ना कहीं नर्व इंपल्सेस में वो क्रिएट नहीं हो पाएगा और बॉडी उसका रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा। इफ आर गस्टेटरी रिसेप्टर, एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो आपका टेस्ट बड जल गया, ठीक है, बड़ा मस्त शादी में गए हो और फिर सौंफ के चक्कर में 2-3 कप कॉफी पी लिया, ठीक है, गरम गरम, तो उसके चक्कर में जब पिए थे तो उस वक्त तो पता चला था कि जला है, पर 2 दिन के बाद कुछ और अच्छा खाना आपके घर में बन रहा होगा और आपको टेस्ट भी पता नहीं चल रहा होगा। तो दिस आर द बेसिकली एग्जांपल वी कैन से दैट कि गस्टेटरी रिसेप्टर, जैसे कि टंग डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, और तो अगर टंग वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहा होगा, जिसमें टेस्ट बड को पेपला मसल्स बोलते हैं ना, उस केस में ना तो आपको खट्टा समझ में आएगा, कि ना सॉल्ट टेस्ट ना स्वीट टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कभी कभार देखा होगा ना कि आपने कफ और कोल्ड से जब जूझ रहे हो तो कहीं ना कहीं खाना का टेस्ट भी आपको प्रॉब्लम कर देता है, मतलब खाना का टेस्ट भी पता नहीं चलता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सिग्नल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में बेसिकली होता क्या है ना, कि इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन जनरली रिफ्लेक्स एक्शन, आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो अगर इसका डिसरप्टेड हो जाए, डिसरप्टेड मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट या किसी का एक्सीडेंट या छोटा मोटा चोट भी लग जाए, तो हमको पता है कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, वो डिसरप्टेड होगा। इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, दैट मींस कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस में सबसे पहला डिफरेंसेस हमारे पास है कि आखिर हाउ द इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शंस का अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है,
ANS का इन्वॉल्वमेंट होता है, दे यूजुअली अकर इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलाई। ये कैसे होता है? ये अकर होता है रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलाई। इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके जितने भी होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उसमें। मैंने आपको बताया था ऑटोनॉमिक में सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने बताया था। और उसके बाद बस आपको ये समझना है कि ये यूजुअली रिस्पॉन्स करते हैं इंटरनल स्टिमुलाई को। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि दे आर कनेक्टेड विद फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट। ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं कहीं ना कहीं इंटरनल बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। दीज आर रेगुलेटेड बाय मेडुला, हिंड ब्रेन के मेडुला पार्ट से ये रेगुलेट होते हैं, ठीक है, हिंड ब्रेन के मेडुला पार्ट से ये रेगुलेट होते हैं। द स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज स्लोअर। जो स्पीड इसका रिस्पॉन्स का होगा वो कैसा होता है? स्लोअर होता है। जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट मसल्स, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि आप क्या बोलते हो कि आज मेरे को बीटिंग करना है हार्ट, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो आप रात में डिसाइड कर लोगे कि आज मेरा हार्ट बीट नहीं करेगा, तो क्या हार्ट बीट नहीं करेगा? ये तो इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपके बिना भी होगा। अब रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत अलग है, इसमें कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, ऑल पार्ट्स ऑफ इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि दे ऑपरेट अगेंस्ट हार्मफुल स्टिमुलाई विच आर जनरली एक्सटर्नल मे कॉज इंजरी। तो ये ऑपरेट करता है किसके अगेंस्ट? हार्मफुल स्टिमुलाई जो जनरली एक्सटर्नल हो सकता है और ये इंजरी काउज करेगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्या होता है? डेंजर्स या फिर डेंजर्स से रिस्पॉन्स करने के लिए ही होता है। जैसे आपके लिए कुछ अननेचुरल स्टेट आ रहा है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप परफॉर्म करेगा, ये आपकी बॉडी के मैकेनिज्म्स में ही बना हुआ है। 1 साल का बेबी को भी अगर करंट का झटका लग रहा होगा या फिर उसको थोड़ा ना पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ होता है, वो अपना हाथ को डालेगा तो वहां से हाथ हटाएगा ही, तो बिकॉज ऑफ द बाय डिफॉल्ट मैकेनिज्म्स ऑफ हर और हिज बॉडी, ओके, दे आर कनेक्टेड विद द इमरजेंसी। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से, ये मेडुला से। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? इसका रिस्पांस लोअर है, इसका रिस्पांस फास्टर होता है। जैसे कि रिमूवल ऑफ ए हैंड विद जर्क व्हेन समवन टचेस ए हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली। हॉट ऑब्जेक्ट को टच करो, ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि मेरे को टच कराते रहना है। टच कराओगे तो तुम्हारा भी टच हो जाएगा, दैट मीन्स कि तुम्हारा भी हाथ जलने का चांस होगा ना, ज्यादा जल जाएगा। तो रिमूवल ऑफ हैंड एंड जर्क व्हेन समथिंग टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये भी सीबीएसई में देखो आया हुआ है। मैं खुद से कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं फ्रेम कर रहा हूँ, मैंने वही क्वेश्चन दिया जो आने का चांस है, ठीक है, आने का प्रोबेबिलिटी है, जो ज्यादा बार पूछा जाता है। अभी फिर मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी तो मैंने टच भी नहीं किया, बहुत सारा क्लास में क्या ब्रेन भी टच नहीं हुआ, तो दैट्स नॉट माय मिस्टेक। बट मैंने क्या बताया कि मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस करा रहा हूँ। अब देखो, जिसको नंबर लाना, जिसको करना है, उसके पास एक्सक्यूज नहीं होता है, वो करेगा, ठीक है। आप ही के क्लास में बड़ा ही बच्चा लाएगा नंबर और उसको ही गिफ्ट मिल रहा होगा। सर ने अनाउंस भी किया ना कि फर्स्ट रैंक वाला को मिलेगा, है ना, स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से। अब देखो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल के ऊपर और हार्मोनल कंट्रोल के ऊपर, तो आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले नर्वस कंट्रोल में याद रखना है कि इंफॉर्मेशन इज पास एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन। जो इन्फॉर्मेशन पास होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कंडक्शन के फॉर्म में होता है। पर अगर हम बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल में, या इन्फॉर्मेशन जो सेंट होता है वो केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में होता है, ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है? ब्लड स्ट्रीम में कहीं ना कहीं इंडोक्राइन ग्लैंड के हम लोग के बारे में पता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं ना, डक्टलेस ग्लैंड जहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो भी केमिकल सब्सटेंस पास कर रहा होगा वो ब्लड स्ट्रीम से पास कर रहा होगा। इन्फॉर्मेशन जो ट्रेवल करेगा वो रैपिडली ट्रेवल करेगा इन मिली सेकेंड। इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेगा? रैपिडली इन मिली सेकेंड। इन्फॉर्मेशन जो ट्रेवल करेगा वो कैसे करेगा? स्लोली करता है इन हार्मोन के कंडीशन में। रिस्पॉन्स इमीडिएट होता है नर्वस कंट्रोल में, पर यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लो होता है। इट इफेक्ट आर शॉर्ट लिव। इसका जो इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। कैसा होता है? प्रोलॉन्ग्ड होता है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिकली अगर हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम बात कर रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनर इन विच टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो आप इसको कर सकते हो वेरी इजी। तो अगर हम सेंसिटिव प्लांट का अगर हम बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक टच एंड शॉक के कारण होता है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होगा क्वेश्चन करने के लिए, आप वरी मत हो, ठीक है। आपको जितना क्वेश्चन क्लास में कराया गया इतना जान लो कि आप यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी ब्रेन के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल सेक्शन होगा, मल्टीपल ऑप्शन होगा क्वेश्चन करने के लिए, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इट अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक टच एंड शॉक। ये जो रिस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक टच एंड शॉक, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर।
प्लांट का से अगर सेल का बात करते हैं तो आपको पता है ना टर्गिडिटी के बारे में। अगर ये आपका सेल है तो सेल में अगर पानी श्रिंक हुआ, मतलब श्रिंक मतलब कि अगर स्वेल किया, नॉट श्रिंक, स्वेल किया तो क्या करेगा, ये स्वेल अप करके टर्गिड हो जाता है, जिसको हम टर्गट चेंजेस कहते हैं। पर क्या ऐसा होता है क्या, मूवमेंट अगर लेग्स का देखा जाए तो कैसा होता है, ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, हमारे डिटरमाइंड के हिसाब से होता है। मूवमेंट जो लेग्स का होता है वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं विच इज कंट्रोल बाय सेरेबेलम। ब्रेन के कौन सा पार्ट से, सेरेबेलम, और वो भी किसका सब पार्ट सेरेबेलम है और मेन पार्ट हिंड ब्रेन है। ठीक है, हमने बोला था मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, 3 पार्ट्स होता है। तो हिंड ब्रेन के सेरेबेलम के पार्ट से ये आपका एक्शन परफॉर्म होता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो किसी भी तरह का नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होता है, प्लांट में नर्व्स नहीं होते हैं, वहाँ पे वैस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नर्व्स कैरी करता है मैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ लेग्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट हार्मोन्स, और मूवमेंट इन लेग्स इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स एंड द सेरेबेलम इन द हिंड ब्रेन। जो मूवमेंट होता है लेग्स में ये कंट्रोल किया जाता है नर्व्स के थ्रू और सेरेबेलम जो हमारे हिंड ब्रेन में। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द नीड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स, आखिर क्या नीड पड़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने को। तो जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं और सब कंपोनेंट्स होते हैं, एंड ईच स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। नंबर ऑफ कंपोनेंट, सब कंपोनेंट का मतलब जैसे कि हमारे पास सेल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, फिर टिश्यूज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, फिर ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है, तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो हर एक को एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर इन अ प्रॉपर मैनर टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इन ह्यूमन बीइंग्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम आपको ये सब पॉइंट बना के नहीं दे रहे तो आपको खुद से फ्रेम करना है ना। क्लास में हम लोग क्या करते हैं, यही इसी के ऊपर काम करते हैं ना, तो आप उसके ऊपर फोकस करो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ जिसको करना होगा वो करेगा, ठीक है, पर ये बात याद रखना, ठीक है। और सबके अंदर कैपेसिटी होता है, इसलिए आप भी करो, ट्राई करो कि अपना बेस्ट दो। अब